मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 ईसा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक बना, फिरोज सुल्तान बना। फिरोज ने उलेमा और सरदारों के समर्थन से गद्दी प्राप्त की थी। जब वह सुल्तान बना तो सल्तनत अस्त व्यस्त स्थिति में थी तथा फिरोज कोई योग्य सेना नायक नहीं था। फलतः उसने सबको संतुष्ट कर रखने की नीति अपनाई तथा जन कल्याण और परोपकारिता जैसी नीति को अपनाया। उसके प्रयासों का कोई ठोस दार्शनिक आधार नहीं था और उसके प्रयास सल्तनत के स्थायित्व को बल नहीं दे सके, बल्कि उसके कई कार्यों ने सल्तनत के पतन की प्रक्रिया को तेज ही किया। उसकी धार्मिक संकीर्णता की नीति ने भी सल्तनत को विपरीत रूप से प्रभावित किया। फिर भी फिरोज की इस बात के लिए प्रशंसा की जा सकती है कि उसने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए ऐसे शासन की स्थापना का प्रयास किया जो बाह्य पर नहीं, लोगों की स्वेच्छापूर्ण स्वीकृति पर आधारित हो। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व तथा प्रशासन में सुधार किए। उसकी प्रसिद्धि अनेक जन कल्याण की योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए है। प्रमुख कार्य किए गए राजस्व व्यवस्था, शरीयत द्वारा स्वीकृत करों, खराज, लगान, खुम्स, लूट का माल, जजिया, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर और जकात मुस्लिम आय का 2.5% जो मुसलमानों पर ही खर्च किया जाता है के अलावा अन्य सभी कर समाप्त कर दिए गए। समस्त भूमि की माप ख्वाजा हिसामुद्दीन से करवाई गई और किसानों पर सुर्ब नामक सिंचाई कर उलेमा की सहमति से लगाया गया। किसानों ने तकावी ऋण माफ कर दिए गए, परंतु ठेके पर राजस्व वसूली, इजारेदारी होने के कारण किसानों को हानि हुई। फिरोज ने राजस्व निर्धारण उपज के आधार पर किया, भूमि की माप के आधार पर नहीं। कृषि के विस्तार हेतु उसने अनेक नहरें बनवाई, जिनमें यमुना नदी से निकलकर हिसार तक जाने वाली उलूग खानी नहर और सतलुज नदी से निकलने वाली रजवाही नहर प्रमुख महत्वपूर्ण थी। इससे पानी की कमी दूर हुई। विशेषतः हिसार और हांसी क्षेत्र में राज्य की आय में वृद्धि हेतु उसने 1200 बाग बनवाए। उसने ससगानी, अद्धा, तांबा, भिख, चांदी नामक सिक्के भी चलाए। उसने सैनिकों को नकद वेतन न देकर जागीरें दी जो वजह कहलाती थी। उसने स्वयं घूसखोरी को बढ़ावा दिया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया। सैन्य और प्रशासनिक कार्य, अपने शासन को स्थायित्व देने और अपने प्रति समर्थन में वृद्धि हेतु फिरोज ने अमीरों और सैनिकों को वंशानुगत कर दिया, परंतु फिरोज अनुशासन नहीं रख सका और उसका यह प्रयास अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा। फिरोज ने 1,80,000 दास एकत्र कर गुलामों से संबंधित दीवान-ए-बंदगान नामक नया विभाग स्थापित किया एवं अपने वफादारों की सेना बनाने का प्रयास किया, परंतु दासों और परंपरागत अमीरों में तनाव उभर आया। इस प्रकार उसने स्वयं ही अपने प्रयासों को असफल कर दिया। इसने उड़ीसा पर आक्रमण कर हिंदुओं के पवित्र जगन्नाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई, नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। इसका बंगाल अभियान व्यर्थ रहा तथा सिंध अभियान अत्यधिक अव्यवस्थित और असफल रहा। सांस्कृतिक योगदान, फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नए नगर बसाए। इनमें हिसार, फिरोजाबाद तथा अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर प्रसिद्ध है। फिरोज ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक की लाट मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाई। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। फिरोज ने जिया-उद-दीन बर्नी तथा शम्स-ए-सिराज अफीक को संरक्षण दिया। अफीक ने उसकी जीवनी तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुजुहात-ए-फिरोजशाही नाम से लिखी। दलायल-ए-फिरोजशाही फारसी भाषा में है तथा यह कांगड़ा से प्राप्त संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद है। इसके अनुवादक अजीजुद्दीन किरमानी थे। संगीत आधारित ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज
के काल में हुआ। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करने हेतु कारखानों की स्थापना की गई और ख्वाजा अबुल हसन को कारखानों का मुतसर्रिफ महानिदेशक नियुक्त किया। फिरोज शाह ने असमर्थ लोगों की सहायता तथा उनकी पुत्रियों के विवाह में मदद हेतु दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना की। फिरोज के शासनकाल के अंतिम दौर में साम्राज्य अस्थिरता से ग्रस्त हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात 1394 ईसा में जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना हुई। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईसा अंतिम तुगलक शासक था। इसके काल में दिल्ली सल्तनत अत्यधिक संकुचित हो चुकी थी। लोग व्यंग किया करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली है। इसी काल में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसने इस साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 ईसा। तैमूर 1369 ईसा में समरकंद का शासक बना। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा महान सेनापति था। अपने विजयों के फलस्वरूप उसने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान आदि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। धन के लालच में दिसंबर 1398 ईसा में उसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। दिल्ली जीतने के पश्चात उसने 15 दिन तक कत्लेआम कराया। हजारों लोगों की हत्या करने तथा अपार धन संपदा लूटने के पश्चात वह 1399 ईसा में वापस लौट गया। सैयद वंश 1414 से 51 ईसा। खिज्र खां 1414 से 21 ईसा। तैमूर लंग ने भारत से जाते समय खिज्र खां की सेवाओं से प्रसन्न होकर मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी उसे सौंप दी। इससे खिज्र खां प्रभावशाली हो गया। कालांतर में दिल्ली पर आक्रमण कर सर्वसम्मति से चुने गए दौलत खां लोदी को हरा दिया और 1414 ईसा में स्वयं सुल्तान बन बैठा। मुबारक शाह 1421 से 34 ईसा। यह सैयद वंश का योग्यतम शासक था, जिसने विद्रोहों का दमन किया और सल्तनत का विस्तार किया। मेवात, बयाना, ग्वालियर के विरुद्ध इसने सफल अभियान किए, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। इसके वजीर और अमीरों के एक गुट ने इसकी हत्या करवा दी। मुबारक शाह के पश्चात मोहम्मद शाह 1334 से 43 ईसा एक कमजोर शासक बना। बहलोल लोदी ने इसके काल में दिल्ली की महमूद खिलजी के आक्रमण से रक्षा की थी। इसके पश्चात अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 ईसा सल्तनत बना। यह 1447 ईसा में बदायूं जाकर बस गया और दिल्ली पर बहलोल लोदी के दावे को स्वीकार कर 1451 ईसा में औपचारिक रूप से उसे सत्ता सौंप दी तथा स्वयं तराई क्षेत्रों में शासन करता रहा। लोदी वंश 1451 से 1526 ईसा। यह दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाला अफगान वंश था। दिल्ली सल्तनत के पहला अफगान वंश था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में यह अंतिम राजवंश था। लोदियों ने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। बहलोल लोदी 1451 से 89 ईसा। यह लोदी वंश का संस्थापक था। इसने अफगान भ्रातृत्व और समानता के सिद्धांत के अनुसार शासन की संकल्पना की। इसने सरकी शासकों को परास्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईसा। यह लोदी वंश का योग्यतम शासक था। इसने स्वतंत्रतापूर्वक अफगानों पर नियंत्रण स्थापित कर उन्हें आज्ञाकारी बनाया। सिकंदर ने 1504 ईसा में आगरा नगर बसाया। खाद्यान्न कर, अनाज कर को समाप्त कर दिया और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाया ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। इसने गज ए सिकंदरी नामक नए माप का प्रचलन करवाया। यह धार्मिक रूप से हिंदुओं के प्रति अनुदार था। इसने हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित किया। इसने मुहर्रम और ताजिए निकालने पर रोक लगा दी। इसके काल में गायन विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। इसी काल में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरहंग ए सिकंदरी नाम से हुआ। यह स्वयं गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविता लिखता था। इसने 1494 से 95 ईसा में दक्षिणी बिहार पर विजय प्राप्त की तथा बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से मैत्री स्थापित की। इब्राहिम लोदी 1517 से 26 ईसा। यह सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। इसे एक ओर राणा सांगा के नेतृत्व में उभरती राजपूत शक्ति तथा दूसरी ओर विद्रोही अफगानों का
सामना करना पड़ा। इसके सामने सबसे बड़ा खतरा पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण करने वाले मुगलों के रूप में था। अंततः मुगलों ने बाबर के नेतृत्व में पानीपत के मैदान में 1526 ईसा में लोदियों को परास्त कर दिया। इलाहाबाद इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा गया। मारे जाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत एकमात्र सुल्तान है। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश का अधिकार हुआ।